नमस्कार, मैं रवि राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आपड़ो उत्तराखंड। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत प्रदेश के अल्मोड़ा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि जल्द ही सरकार प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने जा रही है, जिसके बाद उत्तराखंड नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा, जिसके लिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया। देखिए, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस बार देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जो कि एनईपी को लागू करने वाला है, नई शिक्षा नीति को। और 1 और 2 तारीख अभी जुलाई में हम एक चिंतन बैठक कर रहे हैं देहरादून में। इस बार जितने हमारे स्कूल हैं उन स्कूलों में 100% किताबें कक्षा 12वीं तक हमारी सरकार फ्री देगी, बस्ते फ्री देगी, जूते फ्री देने वाले हैं, फर्नीचर देने वाले हैं। हम स्कूलों में शौचालय से लेके, पुस्तकालय से लेके, वाचनालय से लेके और टीचर तक हर प्रकार की इस बार व्यवस्था पूरी कर रहे हैं। जो भवन स्कूलों के खराब हो रखे हैं उनको भी ठीक किया जाएगा और आमूलचूल परिवर्तन शिक्षा विभाग में। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन पहुंचकर देहरादून के प्रशासनिक भवन, क्वार्टर गार्ड और बैरक का शिलान्यास किया। वहीं इस दौरान उन्होंने चीता बाइक का भी फ्लैग ऑफ किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है स्मार्ट पुलिसिंग, अच्छी पुलिस, और उत्तराखंड की पुलिस उस दिशा में लगातार काम कर रही है। और हमारा निर्माण से संबंधित लगातार इस बात पर फोकस है कि जो भी हमारे भवन बन रहे हैं, आज जैसे यहाँ पर प्रशासनिक भवन बना है, क्वार्टर गार्ड का भवन बना है, बैरिक बनी है, तो इनका अगर भवनों में निर्माण कार्य अच्छा होना चाहिए। केवल मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जगह अच्छा होना चाहिए। अगर उसमें कुछ डीपीआर में संशोधन करना है, उसको बढ़ाना है, लेकिन उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। और पुलिस हमारा अच्छा काम कर रही है। और साथ ही साथ क्योंकि पुलिस ने अभी 4 धाम यात्रा में लगातार हमारे पुलिस के जवान पिछले दिनों कोरोना महामारी में और अब आने वाली जो हमारी कांवड़ यात्रा है, उस कांवड़ यात्रा को भी सही प्रकार से संचालित करेंगे। उत्तराखंड की पुलिस मित्र पुलिस है और मित्र पुलिस से अपेक्षा है कि आने वाले समय में 2025 में जो हमारा लक्ष्य है, पुलिस विभाग भी अपनी कुछ योजनाओं को लेकर निश्चित रूप से जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है उस बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में अच्छा काम करेगी। मेरी सरकार आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुलिस लाइन देहरादून में हमारे प्रशासनिक भवन, क्वार्टर गार्ड और बैरक का शिलान्यास किया गया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि पुलिस के जवानों के भवन आधुनिक सुविधा युक्त होने चाहिए और जवानों की सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि भवन अच्छे होंगे, एक वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा होगा तो हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भवन बनाए जाएँ उच्च कोटि, उच्च गुणवत्ता के बनाए जाएँ और उसके लिए वहीं पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा में बारिश के दौरान सड़क डामरीकरण का वीडियो वायरल होने पर पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा, बारिश में सड़क डामरीकरण से सड़क की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। वहीं सतपाल महाराज ने वीडियो देख जाने पर संबंधित लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कार्य को रुकवाने के तुरंत निर्देश दिए। उन्होंने आगे कहा, सड़क निर्माण कार्य रोक दिया जाए। पीडब्ल्यू विभाग को प्रदेश की सड़कों पर बारिश के दौरान किसी भी प्रकार का डामरीकरण से संबंधित निर्माण कार्य न करवाया जाए। सबसे पहली बात यह है कि बारिश में जब वर्षा हो रही हो तब सड़क का निर्माण नहीं होना चाहिए। सड़क की गुणवत्ता प्रभावित होती है। मेरे संज्ञान में रिखड़े खाल से देवियों खाल तक जो सड़क बन रही थी उसका वीडियो आया जब बारिश हो रही थी और वहाँ पर निर्माण का कार्य चल रहा था। जैसे मुझे पता चला और मैंने बारिश को देखा, मैंने तत्काल वहाँ पर अधिकारियों को आदेश दिए कि काम को रोका जाए और भविष्य के अंदर बरसात होते समय जो है सड़क को ना बनाया जाए। इससे सड़क की गुणवत्ता प्रभावित होती है और लोगों को अच्छी सड़क नहीं मिलती है। तो मैं सभी अधिकारियों को सचेत करना चाहता हूँ कि गुणवत्तापूर्ण सड़क को बनाएं। इस प्रकार से जल्दबाजी में काम ना करें जिससे कि काम की गुणवत्ता। वर्तमान में जहाँ पर भी निर्माण कार्य चल रहा होगा मैं इसको एक बार एग्जामिन कराऊंगा। एक्शन पीडब्ल्यूडी लैंसडाउन से इसके बारे में रिपोर्ट ली जाएगी। अगर गुणवत्ता को लेकर कोई भी शिकायत प्राप्त होती है और वर्षा के दौरान या ठंड ऋतु के दौरान अगर डामरीकरण कार्य किया गया पाया जाता है तो संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के
खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संबंधित तहसील से मैं इसका रिपोर्ट प्राप्त करते हुए उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं माननीय सतपाल महाराज जी से पूछना चाहता हूँ कि आपके पास पीडब्ल्यूडी मंत्रालय है, आपके वहाँ लैंसडाउन विधानसभा में रिखणी खाल में बरसात के दौरान एक रोड निर्माण कार्य चल रहा था, तो आप ये बताइए कि बरसात के दौरान जो रोड निर्माण कार्य चल रहा है वो कितने दिन तक टिक पाएगा। मैं कहता हूं कि आप केवल आश्वासन देते रहेंगे या ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और जो भ्रष्ट ठेकेदार है उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने का कार्य करेंगे। और वहीं मैं पूरे उत्तराखंड की बात करूं तो पौड़ी जिले में कई ऐसी सड़कें हैं जो डामरीकरण हो चुकी है पर उनके ऊपर घास जम चुकी है और ना उनकी कोई सुन ले रहा है ना उनको कोई देख रेख कर रहा है। तो इसकी नैतिकता उन अधिकारियों की बनती जो इतनी घूसखोरी और इतना उत्तराखंड के हल्द्वानी में नगर निगम की बोर्ड बैठक में उस समय हंगामा हो गया जब विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्षदों ने अपने क्षेत्रों में नगर निगम के द्वारा विकास कार्यों को लगातार अनदेखी कर मेयर जोगेंद्र पाल सिंह पर आरोप लगाए। वहीं नगर निगम ने नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी ने मेयर पर आरोप लगाकर बोर्ड की बैठक में मेयर सिर्फ अपनी पार्टी बीजेपी के पार्षदों की समस्या सुन रहे हैं और विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस के पार्षदों की समस्याओं को वो अनसुना कर रहे हैं। पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, आप चाहे लोकसभा जाइए, राज्यसभा जाइए, सब जगह पत्रकार आते हैं, इनका लाइव चलता है, लेकिन यहाँ पर एक आदमी की तानाशाही चल रही है, वो पत्रकारों को बाहर कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी गैर संवैधानिक है। मेयर साहब ने जिस हिसाब से पत्रकारों को बाहर करा, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, बिना बजट के कोई भी बोर्ड बैठक असंवैधानिक है। इसका जवाब आपको यहाँ नहीं तो नैनीताल में देना। नगर निगम में बोर्ड मीटिंग है, यहाँ पर मैं इसलिए बैठा हूँ, मेरे क्षेत्र में कम से कम 2 महीने से पानी नहीं है। पानी की लाइनें हर गली गली बिछी हुई है, हर गली में पानी की लाइन बिछी हुई है, लेकिन वो लाखों रुपए बर्बाद है, वो लाइनें जोड़ी नहीं गई हैं। मैं पिछले 2 महीने से हल्ला काट के जल संस्थान के जेई को बोल रहा हूँ, जल संस्थान के ए को बोल रहा हूँ, लेकिन कोई वहाँ पर आने तक के लिए तैयार नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। क्षेत्र में पानी के लिए हाहाकार है, 40 डिग्री का टेम्परेचर है। ये बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका रोज़ का नहाना धोना, स्कूल जाना, तमाम काम होते हैं, मेहमान आते हैं, लेकिन आज की डेट में वहाँ पानी नहीं है। मेरे गांधीनगर के चारों ओर पानी है, लेकिन गांधीनगर को पानी से वंचित रखा जा रहा है। बैठक में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ हल्ला काटा जाता है और कुछ नहीं होता। लेकिन मैं जल संस्थान के एक्शन साहब की बात कहना चाहूँगा, वो बंदा काम करता है, लेकिन उसके नीचे चाहे जेई हो या ए हो, वो काम करने को तैयार नहीं है। मैं मेयर साहब से यही गुहार लाने आज यहाँ पर आया हूँ। अगर मेयर साहब नहीं सुनेंगे या मेरी इस मांग को पूरा नहीं होता है, यहाँ पर मेरे लोगों को पानी नहीं मिलेगा, तो मैं जल संस्थान में टेंट गाड़ के वहाँ पर बैठ जाऊँगा, फिर प्यासा ही मर जाऊँगा। जब मेरे क्षेत्र की जनता प्यासी मर रही है तो मैं भी प्यासा मर जाऊँगा। वहीं उत्तराखंड के सितारगंज में जिला पूर्ति अधिकारी तेज बल सिंह ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत खाद्य का वितरण लाभार्थियों में 100% बायोमेट्रिक माध्यम से न करने वाले पर चालान काटा है। 5 सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं से 3-3 हज़ार रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है। मान में राष्ट्रीय खाद्य योजना के अंतर्गत सभी राशन डीलरों को, कार्डधारियों को जब राशन वो वितरण करेंगे तो बायोमेट्रिक का प्रयोग करना है। जिन राशन डीलरों के द्वारा बायोमेट्रिक पद्धति का प्रयोग निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कम किया गया है, उनके अगेंस्ट जिला स्तर पर कार्रवाई करते हुए 44 डीलरों पर जुर्माना किया गया है, प्रति डीलर 3,000 रुपये। इसी क्रम में सितारगंज में भी 5 डीलर जिनका लक्ष्य के सापेक्ष कम रहा प्रदर्शन, उन पे चालान किया गया है। साथ ही ये भी चेतावनी दी गई है कि भविष्य में वो इसको सुधारें और 100% अंगूठे के मार्फत ही राशन का वितरण किया जाना है। हाँ, इसमें जो चालान की धनराशि की गई है वो 3,000 प्रति दुकानदार की दर से की गई है। हमारे यहाँ सितारगंज में 5 दुकानों का चालान किया गया है 15,000 रुपये। चालान लगाने के पश्चात ही उनको नया राशन अगले माह का जारी किया जाएगा। अगर वो चालान नहीं लगाते हैं तो उनका राशन जारी नहीं किया जाएगा और दुकान निकटतम दुकान में संबद्ध करके राशन। वहीं उत्तराखंड के दिनेशपुर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत फल सब्जी मंडी थोक विक्रेताओं को नगर पंचायत सभागार में चेयरमैन सीमा सरकार और ईओ सरोज गौतम के नेतृत्व में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को प्रस्तुत पत्र वितरित किए गए।
इस दौरान नगर पंचायत सभासद हिमांशु सरकार ने कहा कि कोरोना काल के दौरान थोक विक्रेताओं को आर्थिक लाभ देते हुए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 का लोन दिया गया था, जिसे किस्तों के माध्यम से कम ब्याज दरों के साथ वापस कर लिया गया है। अब सरकार ऐसे लोगों को 20 से 30 हजार रुपए का अतिरिक्त लोन देना चाहेगी। स्वनिधि के तहत जो रेडी फल वाले सब्जी वाले उनको जो है 10-10 हज़ार रुपये का जो प्रधानमंत्री की ओर से गिफ्ट दिया गया, उसका आज प्रधानमंत्री का हस्तलिखित पत्र सबको दिया गया और आगे भविष्य में उनको 20,000 रुपये, उसके बाद 30,000 रुपये, लगभग 50,000 रुपया उनको लोन स्वरूप दिया जाएगा, जिनका वार्षिक जो है 5% जो है 5 से 7% ब्याज के बीच उनका जो है काटा जाएगा। और ये जो है योजना जो रेडी वाले फल वाले गरीब लोग जो ठेली लगाते थे और साहूकार से ब्याज में पैसा लेके दुकानदारी करते थे और शाम को उन्हीं को बेच के दे जाते थे, उनके निमित्त जो है प्रधानमंत्री ने उनके मन की बात के तहत किसी ने ये आवाज़ उठाया था, तो जो है इसी के तहत जो गरीब लोगों को जो है स्वरोजगार के तहत ये जो है अनुदान जो दिया जाए। अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधायक मदन बिष्ट ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। विधायक मदन बिष्ट ने कहा, प्रदेश कर्ज में डूबा है, सरकार बजट के नाम पर ढकोसला कर रही है, जबकि हकीकत यह है कि उत्तराखंड की सरकार 90% उधारी पर चल रही है। वहीं मोहन बिष्ट ने आर्थिक स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस समय उत्तराखंड की सरकार कर्जे में चल रही है, सरकार सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला बना रही है और दिखावटी कर रही है कि सरकार बहुत अच्छी और आर्थिक स्थिति सरकार की मजबूत है, जो कि सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। ये विधायक मदन मोहन बिष्ट ने कहा है। बजट किसी भी विभाग में आप देख लीजिएगा, सब में बजट की कटौती हुई है, जबकि हर साल 10% बजट का प्रावधान होता है कि बढ़ता है। आज 91%, 90% जो है उत्तराखंड की सरकार उधारी में चल रही है। बजट कितने का पास करते हैं? 90% नाबार्ड का हमने उधार देना है, वर्ल्ड बैंक का हमने उधार देना है, सभी हमारा प्रदेश पूरे उधारी में चल रहा है। लोग कहते हैं, इनके मंत्री लोग भी कहते हैं पैसा है पैसा है, लोगों को पैसा है कहाँ, किस मत पे है? सड़कें वैसी की वैसी हैं, कागजों में इनका बजट है मेरे को लग रहा है, लेकिन धरातल पे इनका बजट अभी तक यूज नहीं हो पा रहा है। सरकार ने बजट पारित किया, उसमें भी तो आप देखिएगा ना, 70,000-72,000 करोड़ की तो हमारी देनदारी है। 88,000 करोड़ का 90,000 करोड़ के करीब बजट पास हुआ था, 72,000 करोड़ तो हमारी उधारी में है। तो किस तरीके से सरकार चलेगी, किस तरीके से हमारे पहाड़ का उत्थान होगा? वहीं गुलाब चंद कटारिया क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। इस तरीके की कोई घटना आज तक सुनाई नहीं दी, लेकिन उदयपुर राजस्थान में इस तरीके से नुपुर शर्मा का हवाला, प्रधानमंत्री का हवाला, किस तरीके से? देखो, मैं सोचता हूं कि ये पूरी की पूरी कोई तो भी गैंग है जो इस प्रकार के कामों में लिप्त है और इसके आधार पर ही वो एक्शन रिएक्शन हो रहा है। केवल एक जगह नहीं, कई जगह इस प्रकार की घटनाएं हुई है। तो सरकार का निश्चित श्रेय तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन सरकार की फेल्योर तो जरूर है, क्योंकि जब उसको ये मालूम है कि इस प्रकार की घटना का एक्शन रिएक्शन होगा तो उसको विजिलेंट रह करके उसके प्रति कार्रवाई तुरंत कर देनी चाहिए, ताकि यहाँ तक स्थिति नहीं पहुँचे। उत्तराखंड के चंपावत में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं राज्यों में शराब तस्करी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 420 अवैध अंग्रेजी शराब की बोतलों को तस्करी कर रहे 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसएसपी देवेंद्र पिंचप चंपावत की चलथी चौकी क्षेत्र में 35 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। पकड़े गए दोनों आरोपियों के ऊपर कोतवाली चंपावत में मामला दर्ज कर पूरी जांच की जा रही है। वहीं अपराधी गिरोह का अन्य जनपदों से भी आपराधिक इतिहास मंगाया गया है।
देखिए, आज एसओजी और हमारे चंपावत पुलिस और एडीटीएफ ने मिलकर ये कार्रवाई की है, जिसमें लगभग 35 पेटी हरियाणा मार्का की शराब पकड़ी है। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि ये हरियाणा से लेके आ रहे थे शराब और इनका मुख्य उद्देश्य चंपावत और आगे पिथौरागढ़ में कुछ जो लोगों को सप्लाई देनी थी। चूँकि इसकी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी तो इसको चलती के आसपास में पुलिस ने ट्रैप करके इसको पकड़ा है। 35 पेटी करीब हरियाणा मार्का की शराब है, तो चूँकि अच्छा काम है इसमें रिवार्ड की भी घोषणा की जा रही है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के पौड़ी में पिछले कई दिनों से विकासखंड पाबौ के अंतर्गत आने वाले सपलोड़ी और भट्टी गांव के क्षेत्रों में दहशत का केंद्र बना हुआ है, जहां आज एक पिंजरे में गुलदार कैद हो गया है, जिसके बाद गुलदार को नागदेव रेंज लाया गया, जहां मेडिकल के बाद गुलदार को जंगलों में छोड़ दिया गया। वहीं रेंज अनिल भट्ट ने बताया कि पिछले दिनों 2 अलग अलग जगहों पर गुलदार ने 2 महिलाओं को अपना शिकार बनाया था, जिसके बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल था। वहीं उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की मांग है कि गुलदार को पकड़ने के लिए क्षेत्र में 3 पिंजरे लगाए जाएं। देखिए, आज सुबह 4:30 बजे स्टाफ और ग्रामवासियों द्वारा सूचना दी गई कि ग्वारीगाड़ भट्टी गांव में जो हम लोगों ने ग्रामवासियों और माननीय जनप्रतिनिधियों के अनुरोध पर वहाँ पिंजरा लगाया गया था कि एक गुलदार ट्रैप हुआ है, उसको तत्काल हम लोग जो है उसे रेस्क्यू करके अपने रेंज ऑफिस में ले आए हैं। और अभी पूर्णतः जो प्रथम दृष्टया गुलदार पूर्णतः स्वस्थ है और अभी इसका जो है स्वास्थ्य परीक्षण जो है वेटरनरी के द्वारा किया जाएगा। उनको मैंने पत्र भेज दिया है। गांव की जहां तक बात है कि 3-4 स्क्वायर किलोमीटर पर ये 3-4 गांव बसे हुए हैं, सपलोड़ी, सरना, भट्टी गांव, कुलमोरी। यहाँ पर कुछ गुलदार की गतिविधियाँ अधिक देखी जा रही हैं और ग्रामवासियों का इसके बाद भी कहना ये है कि अभी गुलदारों की वहाँ पर प्रेजेंस है। तो मैंने उनसे अनुरोध किया है कि अगर आप लोगों को पिंजरे वहाँ पर यथावत रखने हैं तो उसका पुनः। वहीं मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के हथियातल गांव में एक युवक ने दूसरे युवक को गोली मार दी, जिसके बाद आनन फानन में युवक को घायल अवस्था में रुड़की के सिविल अस्पताल लाया गया, जहां पर अस्पताल के डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए उसे ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया। हालांकि विवाद किस बात को लेकर हुआ था, इस बात की जानकारी पुलिस नहीं जुटा पाई है अभी तक। वहीं जानकारी में आया है कि दोनों युवकों के बीच कोई पुरानी रंजिश रही है। सर, मेरा नाम अनिल कुमार है जी, हथियाथड़ ग्राम हथियाथड़, और हम दिहाड़ी मजदूरी वाले आदमी जी। मेरा भाई जिसका गोली मारी वो प्रदीप है, टेलर का काम करता है, और गांव के एक सदस्य ने बेचारा दुकान से अपनी मोटरसाइकिल उठा के हमारे पास घेर में आ रहा था शर्मा जी के, और रास्ते में ही कोई बात नहीं, कोई रीत नहीं, सीधी गोली मार दी उसको। रिसव जाट, छोटे का लड़का, बड़ा भाई शेखर। कोई पुराना विवाद? कोई विवाद नहीं जी, मारा उसका कोई विवाद नहीं। तो ऐसा क्या है कि गोली पता नहीं जी, हमें कुछ नहीं पता गोली क्यों मारी इसको। इससे तो कोई रंजिश किसी गांव वाले से पूछ लो आप, इसकी प्रदीप की किसी से रंजिश हो भाई की। गोली पेट में मार रखी जी, हमें क्या अब तक ऐसा मारी। प्रदीप नाम के युवक के गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर हम लोग यहाँ पुलिस को मौके पर रवाना कर दिया है। पुलिस बल मौके पर है और उसको इंजर्ड को यहाँ देखने आया तो इंजर्ड को भी रेफर एम्स कर दिया गया है। अभी इसमें गोली जो बताई गई है प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया कि फायर की आवाज़ सुनी है, तो पूरी स्थिति उसके बाद। सर, क्या कोई पुरानी रंजिश के चलते? रामनगर के मोहल्ला खताड़ी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर तेजाब फेंककर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। गंभीर रूप से झुलसी महिला का उपचार के लिए परिजनों द्वारा रामनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि मोहल्ला खताड़ी के रहने वाले मुरसलीन ने अपनी बेटी आसिया का विवाह करीब 6 साल पहले नासीम के साथ किया था। उनका आरोप है कि नासीम पहले भी कई बार उनकी पुत्री के साथ मारपीट कर चुका है। वहीं आज दोपहर भी नासीम अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया, उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। वहीं महिला का उपचार चल रहा है, लेकिन महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। सूचना मिलने के बाद पुलिस और नायब तहसीलदार अस्पताल पहुंचे,
जहां घायल महिला व परिजनों से घटना की जानकारी ली। वहीं परिजनों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। डालने का इन लोगों में आपस में झगड़ा हुआ, मार पिटाई हुई, पहले सिर फोड़ दिया, उसको मारा पीटा, खून चल रहा था उसके। मैंने उसको उठा करके अपनी बहन का वहाँ भेज दिया लड़की को। वहाँ पर से भेज के मैं अपने घर पर आकर लेट गया। मुझे फिर पता नहीं, बाद में आकर के इसने पीछे से उसके ऊपर तेजाब डाल दिया, पूरे बुरी तरीके से उसको जला दिया। वो मेरी बेटी है जिसके ऊपर तेजाब डाला है, उसके मियाँ ने डाला, नसीम ने। मैं बोलता हूँ, मुझे आज अभी श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय ने दूरभाष से बताया कि फला ब्रिजेश हॉस्पिटल में जो है आप चले जाओ, और वहाँ थाना अध्यक्ष जो रामनगर है उनके द्वारा जो है सूचना दी गई कि एक महिला के ऊपर एसिड फेंका गया है जिसकी हालत गंभीर है। तो उस सूचना के आधार पर मैं तत्काल ब्रिजेश हॉस्पिटल आया, और ब्रिजेश हॉस्पिटल में आकर जो महिला को देखा तो महिला की स्थिति नाजुक है। तो उसके बयान लिए, मरणासन बयान ले लिए हैं, और जो है उसने बताया कि मेरे पति जो है नजीम द्वारा मेरे पर जो है आज दिन में मारपीट की गई और मेरे ऊपर एसिड फेंक दिया है, जिस कारण मैं गंभीर हूँ। महिला के साथ इसकी कोई साथी महिलाएं वो लेकर आई थी। उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि इनके पति द्वारा इसके ऊपर तेजाब डाल दिया गया है। करीब शरीर का 40% हिस्सा तेजाब के द्वारा कवर्ड है। महिला की स्थिति अभी बहुत नाजुक है। फिलहाल महिला को आईसीयू में रखा है और उसको जो ट्रीटमेंट है वो सारा चल रहा है, पट्टी वगैरह की गई और ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन अगले 24 से 48 घंटे उसके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में प्रशासनिक भवन, क्वार्टर गार्ड और पुलिस लाइन के बैरक के शिलान्यास किया, जहां सीएम धामी ने चीता बाइक को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, कोरोना काल में आप लोगों ने मिशन हौसला के तहत जरूरतमंदों की सहायता प्रदान की। अभी 4 धाम यात्रा चल रही है और उसमें भी आपकी बड़ी भूमिका है, जो आप अच्छे से निभा रहे हैं। इसी का परिणाम है कि शुरुआत में चुनौतियों के बावजूद भी यात्रा बहुत अच्छी चल रही है। सबसे बेस्ट के प्रशासनिक भवन का और क्वार्टर गार्ड एवं बैरक का शिलान्यास हुआ है। मैं इसकी आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। लंबे समय से इसकी मांग थी, और क्योंकि मैं यहाँ विधायक निवास में रहता था तो अक्सर पुलिस लाइन के फील्ड में आता था और बार बार देखता था सड़क से आते जाते। तो ये समस्या अक्सर मेरे मन को इधर जरूर खींचती थी कि आखिर इस समस्या का स्थायी समाधान होने जा रहा है। इसलिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आज हम लोग सब जगह सोलर को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसमें सोलर पैनल इत्यादि की व्यवस्था इसके साथ साथ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और बैरिक में अच्छे उनके लिए टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था वह भी जरूर साथ में होनी चाहिए, जिससे कि जो है आसानी से उनको अपना जो नित्य दैनिक क्रम है उसमें कोई परेशानी न हो। और अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही हो तो इसमें, क्योंकि वैसे तो आप लोग सभी संस्थाओं से सबसे बात करते ही रहते हैं, और देखिए पुलिस का काम एक समन्वय का काम भी है, कोऑर्डिनेशन का काम, और कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन और सबकी सहभागिता। वैसे हमारा एमएसएमई डिपार्टमेंट से भी जो है इसकी व्यवस्था है। पूरे देश के अंदर तनाव का माहौल बन गया है। मैं बार बार बोलता हूँ मोदी जी को, अमित शाह जी को, आप क्यों नहीं पूरे देश को एड्रेस करें कि जो हालात बन गए हैं कुछ कारणों से, गलियों में, मोहल्लों में लोग ये समझ नहीं पा रहे। कस्बों में जहाँ जिसकी आबादी कम संख्या में है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है, वो ज़्यादा चिंतित है। इतना आपस में डिस्टेंस हो गया है, तनाव हो गया है, इसको समझ नहीं आ सकता है। अगर हम लोग कोई बात बोलते हैं, अपील करते हैं, फर्क पड़ता है। प्रधानमंत्री बोलते हैं तो ज़्यादा फर्क पड़ता है। मेरा मानना है कि पीएम को ऐसे मौके पर आने पूरे देश को संबोधित करना चाहिए, अपील करनी चाहिए कि हम किसी कीमत पर जनता को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
और प्रेम भाईचारे से वापस करना, ये कहने में क्या अर्थ है। ये घटना उदयपुर की कोई मामूली घटना नहीं है। जिस रूप में की गई है वो कल्पना के बाहर है। कल्पना के बाहर है कि ऐसा भी कोई कर सकता है क्या व्यक्ति। जितनी निंदा करी थी कम है। मैं सबसे अपील की मैंने अभी कि मैंने नेता प्रतिपक्ष से गुलाब चंद कटारिया से बात भी करी है, यहाँ पर बातचीत हुई है, वो सीएमओ के संपर्क में भी है। हम चाहते हैं कि सब मिलकर के ऐसे वक्त में तनाव पैदा नहीं हो, सब मिलकर वापस शांति से रहें। और दोषी जो है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके लिए पूरी पुलिस मुस्तैद लगी हुई है अरेस्ट करने के लिए, और कोई कमी नहीं रखेंगे इसके अंदर। मुझे मालूम है कि इसके जो जिस रूप में ये हत्या हुई है उसमें लोगों के दिल में कितना भयंकर आक्रोश हुआ होगा, मैं कल्पना कर सकता हूँ, सोच सकता हूँ। मुझे इस बात के एहसास है, उसी रूप में हम लोग कार्रवाई करते हैं। थैंक यू। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।